नमस्कार दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आज हम दूसरे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी थी और लास्ट में मैंने जहां पे आपको छोड़ा था, हम उससे आगे की चीज़ों को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर के साथ इस लेक्चर की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में सबसे पहले हमने समझा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था को समझने के बाद हमने समझा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, और फिर हमने इन दोनों के अंतर को समझा था, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में स्पष्ट अंतर होता है और ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं। उसके बाद हमने अर्थशास्त्र के दो अलग अलग शाखाओं के बारे में बात की थी। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और इसको हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म लेवल पे बात करता है, सूक्ष्म स्तर पे बात करता है, ये एक व्यक्ति के स्तर पे बात कर सकता है, एक फर्म के स्तर पे बात कर सकता है। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये एक सरकार या फिर एक देश के लेवल पे बात करता है कि पूरे देश में अर्थव्यवस्था किस तरीके से संचालित की जा रही है। अर्थशास्त्र के इन दोनों शाखाओं को समझने के बाद हमने लास्ट में अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार को समझा था। वहाँ पे हमने संक्षेप में डिस्कस किया था और हमने अलग-अलग आधार के आधार पे, अलग-अलग जो आधार थे, उसके बेस पे हमने अर्थव्यवस्था के अलग-अलग वर्गीकरण को समझा था। तो इसी संक्षेप वाले वर्गीकरण को आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आधार था अर्थव्यवस्था के अलग-अलग प्रकार का, उसमें क्या था कि सरकार की भूमिका क्या होती है, उसके आधार पर हमने सबसे पहले अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार देखे थे: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ज़रा हम इस तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहला आधार हमारा क्या था? सरकार की क्या भूमिका होती है? तो सरकारी भूमिका के आधार पर जो पहली अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बात की थी, वो थी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसको जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें, ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर सकें। और इससे होता ये भी है कि एंगेजमेंट जो है वो आपका बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है, वो 1776 में मानी जाती है। 1776 में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब में इन्होंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप जो है वो ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है? इसको हम लेसेस फेयर की नीति कहते हैं, या फिर इसको हम अहस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं। तो एडम स्मिथ ने सरकारी हस्तक्षेप नहीं करने के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव सबसे पहले अपने इस किताब में रखी थी। उसके बाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के अलग-अलग देशों में फैली, दुनिया के अलग-अलग देशों ने इसका लाभ भी उठाया और कई सारे देशों ने इसका अपोज़ करते हुए दूसरे प्रकार की व्यवस्था को भी अपनाया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे ख़ास विशेषताएँ कौन-कौन सी होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ साहब ने पहले ही ये बता दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। सरकार की भूमिका इसमें लगभग ना के बराबर होती है। दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं, उस उत्पादन के साधन पर हमें निजी स्वामित्व देखने को मिलता है। निजी स्वामित्व का कहने का मतलब प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है? अब उत्पादन के साधन क्या होते हैं? तो उत्पादन के साधन में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले आपका भूमि है, इसके बाद आपका श्रम है, फिर इसके बाद आपका पूँजी है, पैसा है, और इसके बाद आपका उद्यम है। इन तीनों को आप समझ पा रहे होंगे। उद्यम का मतलब होता है साहस। इसको इंग्लिश में हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बिना साहस के बाकी के जो उत्पादन के 3 साधन हैं, ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास भूमि भी है, अगर आपके पास श्रम भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपके पास व्यावसायिक जोखिम उठाने का साहस नहीं है, तो आप इन तीनों का इस्तेमाल उत्पादन के लिए नहीं कर पाएँगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता ये होती है
कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो भूमि है, श्रम है, पैसा है, इस सब पर निजी स्वामित्व होता है। यानी कि किसी एक इंसान के पास या किसी एक कंपनी के पास स्वामित्व होता है। सरकार इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार के पास इसका स्वामित्व नहीं होता है। उत्पादन कौन करे, मतलब उत्पादन कितना होगा, उत्पादन कब होगा, उत्पादन कैसे होगा, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो निजी स्वामित्व धारक जो होते हैं, जो निजी उत्पादक होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता तो ये हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता हमें ये देखने को मिलती है कि इसमें आपको प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा दिखेगी, कंपटीशन आपको ज़्यादा दिखेगी। और इसका कारण क्या है, माफ़ कीजिएगा, इसका कारण क्या है कि जो भी उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, उस उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, उसको अगर हमने समझ लिया तो इस प्रतियोगिता वाले पॉइंट को समझ जाएंगे। उस उत्पादन का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, यानी कि निजी लाभ के उद्देश्य से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि 3 व्यापारी है, ए, बी और सी। तीनों चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ठीक है? तो तीनों बढ़िया से बढ़िया चीज़ उत्पादन करने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से इन तीनों के बीच में बढ़ेगा क्या, प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता का, इस कंपटीशन का लाभ किसको मिलता है, फाइनली मिलता है उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को। क्योंकि जब आप निजी लाभ से प्रेरित होकर काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विसेज जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप जो चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो क्या लोग दोबारा आपकी चीज़ें खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो अपने उत्पाद की और अपने सेवा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आप अपने उत्पाद, माफ़ कीजिएगा, अपने वस्तु और अपने सेवा की गुणवत्ता पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका फ़ायदा हमें इसमें कंज्यूमर्स को देखने को मिलता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हमें प्रतियोगिता देखने को मिलती है और इस प्रतियोगिता का लाभ अंततः उपभोक्ताओं को या कंज्यूमर्स को मिलता है, ठीक है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता ये होती है कि आप देखें, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है। सरकार आपसे नहीं कहेगी कि आप इस चीज़ का उत्पादन नहीं कीजिए। सरकार आपसे ये नहीं कहेगी कि अभी आप इस चीज़ को नहीं उपजाइए। सरकार आपसे ये नहीं कहेगी कि इस चीज़ का वितरण आप मत कीजिए, ये सेवा आप मत दीजिए। आपको आर्थिक स्वतंत्रता होती है, आप किस तरीके से उत्पादन करना चाहते हैं, कितना उत्पादन करना चाहते हैं, कब उत्पादन करना चाहते हैं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी जिसको सामान्य शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इससे ज़्यादा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी भूमिका के आधार पर जो अगले प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बात की थी वो क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जाहिर सी बात है, नाम ही है समाजवादी, इसको हम इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक? समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें सरकार सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो सरकारी इसमें जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक? सरकार की इसमें केंद्रीय भूमिका होती है। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, उस उत्पादन का वितरण कैसे करना है, उस उत्पादन की आपूर्ति कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, सरकार की इसमें केंद्रीय भूमिका होती है। और इसीलिए इस विशेषता के आधार पर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित व्यवस्था भी कहते हैं। अगर ये शब्द आपको याद नहीं भी रहा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको समझने पे ध्यान दीजिए। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार केंद्रीकृत तरीके से उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण बना के रखती है। जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन पर जो स्वामित्व होता है वो स्वामित्व किसका होता है, वो सरकार का होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता ये है कि इसमें, इसके माध्यम से जो आर्थिक विषमताएं होती है, आर्थिक विषमताएं या फिर आर्थिक असमानता, इस आर्थिक असमानता में कमी होती है। क्योंकि आप देखें जो सरकार है वो सरकार किस उद्देश्य से काम करती है, वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। तो जब सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार उत्पादन करेगी, उस उत्पादन को अंतिम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, तो जो आर्थिक असमानता अमीर और गरीब के बीच में है उस असमानता में हमें कमी देखने को मिलती है। तो इस
पूरी समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे ख़ास बात क्या है? इसमें सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इसमें उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व है वो सरकार का होता है और इसमें केंद्रीकृत नियोजन होता है। सरकार ही डिसाइड करती है उत्पादन के सारी चीज़ों के बारे में और समाजवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक असमानता में कमी आती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सरकारी स्वामित्व के आधार पर तीसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था थी, वो आपकी कौन-सी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है? अच्छा हाँ, एग्ज़ाम्पल मैंने छोड़ दिया। अगर हम पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, तो यूएसए हो गया, आपका यूके हो गया, फिर जापान हो गया। ये सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो जो रशिया है, जो रूस है, उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी है। चीन की भी कुछ हद तक समाजवादी आप कह सकते हैं, हालाँकि चीन में साम्यवाद ज़्यादा है। समाजवाद और साम्यवाद में क्या फ़र्क होता है, ये जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सरकार की भूमिका के आधार पर तीसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, हम उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आखिरकार ये क्या चीज़ है भाई? तो अगर आपने पूंजीवादी और समाजवादी को समझ लिया, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण हो और जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण हो। तो दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो अपने में समाहित किए हुए है। यानी कि निजी स्वामित्व भी होगा क्योंकि पूंजीवादी गुण होंगे होंगे इसमें, और फिर सरकारी स्वामित्व भी होगा। सरकार की भूमिका भी प्रमुख रहेगी और निजी स्वामित्व भी रहेगा। तो दोनों मिल के काम करेंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश है भारत। भारत में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब भारत के पास पूंजीवादी और समाजवादी 2 ऑप्शन पहले से थे, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? एक ऐसी व्यवस्था को क्यों अपनाया जिसमें पूंजीवादी गुण भी थे, जिसमें समाजवादी गुण भी थे? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया, इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिस कारण को अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सवाल हमारा क्या है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को आखिरकार क्यों अपनाया? क्यों अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे 3-4 कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। 200 वर्षों की गुलामी हमने झेली है। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया। 200 वर्षों तक हमारे देश के जो संसाधन थे, उस संसाधनों की लूट करके ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपने सुनी होगी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से जो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। उस संसाधन का लाभ उन्होंने ब्रिटिशर्स को पहुँचाया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे देश में जो सरकार बनी थी, उस सरकार के पास ना तो संसाधन था, ना पैसे थे और इसके साथ-साथ सरकार के पास था क्या? गरीबी। सरकार के पास था क्या? बेरोज़गारी। सरकार के पास था क्या? असाक्षरता। तो ऐसे स्थिति में जब सरकार के पास इतनी समस्याएँ हैं और सरकार के पास दूसरी तरफ पैसे भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। तो सरकार अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाते, तो उसमें जो सामाजिक कल्याण की बात हमें देखने को मिलती है, जो किसी भी सरकार का सबसे मूल उद्देश्य होता है। क्योंकि सामाजिक कल्याण आर्थिक उन्नति से ज़्यादा बड़ा फैक्टर जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे था। हमारे देश में बहुत तरीके की समस्याएँ थी, उन समस्याओं को दूर करना बहुत ज़रूरी था, अगर हम भविष्य में बेहतर तरीके से प्रगति करना चाहते थे। तो सरकार की जो भूमिका थी, वो सामाजिक कल्याण पे रहती है, सरकार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है, ये बात जग ज़ाहिर है। तो इसलिए सरकार के पास चूँकि शुरुआत में पूँजी और संसाधन का अभाव था, वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र जो था उसके पास कुछ पूँजी थी, उसके पास कुछ तकनीकी भी थी, उसके पास कुछ प्रबंधन क्षमता भी थी, तो इस वजह से निजी क्षेत्र से लाभ लिया जा सकता था। तो जो हमारे देश के आप देखें तो लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सामाजिक कल्याण का जो काम है, उस सामाजिक कल्याण के काम को सरकार के पास बिल्कुल रहने दिया जाए, सरकार इससे विमुख नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देंगे, तो फिर हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। तो सामाजिक कल्याण भी चलता रहे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और इस अर्थव्यवस्था को चलाने में जो निजी क्षेत्र था, इस निजी क्षेत्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला था। तो इसलिए सामाजिक कल्याण भी चलता रहे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रगति करती रहे, इसके लिए हमने क्या किया, निजी क्षेत्र और सरकारी भूमिका, इन दोनों को ही हमने एक साथ मिला दिया। कहीं-कहीं पे निजी क्षेत्र काम करेगा, कहीं-कहीं पे सरकार काम करेगी। मेनली जो सामाजिक कल्याण के काम होंगे वो सरकार करेगी। ठीक है? अब इसमें एक और फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हमने निजी क्षेत्र को शामिल कर लिया, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया
कि जो निजी क्षेत्र होता है वो किसके लिए काम करता है, वो अपने लाभ के लिए काम करता है। और जब वो लाभ के लिए काम करेगा तो अच्छी वस्तु और सेवा जो है वो हमारे देश के उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। तो हमारे देश के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी निजी क्षेत्र को जो हमने समाहित किया, उसकी वजह से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने क्यों अपनाया, इस पॉइंट को आपने समझा होगा। और सामाजिक कल्याण और दूसरी तरफ हमारे देश की आर्थिक प्रगति, इन दोनों को साथ में अगर हमें लेकर चलना था तो उसका सबसे अच्छा विकल्प हमारे सामने यह मिश्रित अर्थव्यवस्था था। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला वर्गीकरण समझा, जिसमें सरकारी भूमिका के आधार पर हमने बात की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की और अंत में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। तो इन तीनों को अगर आपने समझ लिया है तो बाकी के जो आगे के वर्गीकरण है वो बहुत सिंपल है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो वर्गीकरण है यही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले सेशन में हम जितने भी बाकी वर्गीकरण बचे हुए हैं उसको एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले बस मैं आपको एक बारी रिवाइंड करवाना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त भी इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।